हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की कुछ सीरीज़ पहले कर ली है। इससे पहले वाली जो हमारी कल की क्लास थी वो थी हरियाणा की नदियों के बारे में। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक क्लास हमारी अब जो नेक्स्ट होगी वो हरियाणा की नहरों के बारे में होगी, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हरियाणा की अलग अलग जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं। वैसे तो हमने 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन हमारी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। पर आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसके बारे में रहेगी? हरियाणा की नहरों के बारे में। ठीक है, नदियों के बारे में तो हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको अलग अलग नदियों के बारे में बताया था, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर यमुना नदी है, घग्गर नदी है, कोई यमुना नदी जो है वो आपकी बारामासी नदी है, घग्गर नदी जो है वो आपकी बरसाती नदी है। तो इस प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार की नदियाँ। नदियाँ क्या होती है? नेचुरल होती हैं, और नहरें क्या होती है? उन्हीं में से कुछ शाखाएं निकाल दी जाती है। जैसे क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से भी बना दी जाती है। हम क्या करते हैं, एक जमीन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जमीन को खाली कराया जाता है, उसकी खुदाई होती है, फिर उसमें नदियों से पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नहरें होती है हमारे। इसी प्रकार हम सबसे पहली नहर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी यमुना नहर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था यमुना नदी के बारे में। जो आपकी यमुना नदी है वो कहाँ से, उसकी एंट्री है यमुनानगर से। हरियाणा में वहाँ इसकी एंट्री कहाँ से होती है? यमुनानगर से इसकी एंट्री है। और यहीं से कौन सी नहर निकाली गई है? यहीं से आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर है उसकी एंट्री होती है। ठीक है, तो जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये क्यों बनाई गई थी और ये क्या काम करती है हमारे यहाँ पर? वैसे तो नहरों का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? सिंचाई करने के लिए बनाई जाती हैं, और जितना भी एरिया है वहाँ उस सभी एरिया में क्या हो सके, पानी की मात्रा को पूरा किया जा सके, किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए क्या बनाई जाती है हमारे यहाँ पर? नहरों का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे क्या है, यहाँ पर यमुना नदी है। यमुना नदी से दो नहरें निकाली गई हैं, एक इस तरफ चली जाती है और एक यहाँ चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? यूपी है। क्या है? यूपी। और इस तरफ क्या है? हमारा हरियाणा। ठीक है, तो यूपी और हरियाणा के बीच में जो यमुना नदी है वो क्या करती है? सीमा बनाती है। ठीक है, तो इस यमुना नदी का जो पानी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि बांटा गया है। कुछ पानी हरियाणा में और कुछ पानी यूपी में। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है, दो नहरें निकाली गई हैं। अब ये कहाँ सीमा बना रही है? हरियाणा के पूर्वी तरफ है। क्या है? पूर्वी तरफ। और ये हरियाणा के पश्चिमी तरफ है। किस तरफ है? हरियाणा के पश्चिमी तरफ। तो पश्चिमी साइड होने की वजह से इसे हमने क्या नाम दे दिया? पश्चिमी यमुना नहर। क्या नाम दिया हमने इसको? पश्चिमी यमुना नहर। और इस तरफ की जो नहर है उसे क्या नाम दिया? पूर्वी यमुना नहर, क्योंकि यमुना नदी से निकाली गई है, यमुना नदी की शाखाएं हैं ये। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया? पूर्वी यमुना नहर। तो इस प्रकार से दो नहरों का बंटवारा किया गया, यानी कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हरियाणा में किया गया। तो इस तरफ वाली को हमने क्या नाम दे दिया? पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि हरियाणा के इस तरफ क्या है? पश्चिमी हिस्सा है, और इस तरफ क्या है? पूर्वी हिस्सा है। तो इस तरफ वाली को नाम दिया पूर्वी यमुना नहर, और इस तरफ वाले को हमने नाम दिया है पश्चिमी यमुना नहर। अब हम जानेंगे कि जो पश्चिमी यमुना नहर है क्या हमारे समय में बनी है, इसका इतिहास क्या रहा है, यानी कि इसको बनाने के पीछे किस किस का योगदान रहा है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जिस प्रकार अभी पश्चिमी यमुना नहर मैंने आपको बताया यमुनानगर से निकलती है, और हरियाणा के कई जिलों में इससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है उसको बनाने के पीछे किस किस का योगदान रहा था। सबसे पहले ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको इसका निर्माण कराया था। सबसे पहले क्या है, पृथ्वीराज चौहान का समय था, जब चौहानों के समय में ऐसे ही थोड़े बहुत साक्ष्य देखने को मिले थे इस नहर के, तो इसका इतना नाम नहीं लिया जाता। वैसे आपके जो यहाँ पर तुगलक वंश था, जब तुगलक वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह तुगलक। तो आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि हमारे इंडिया की हिस्ट्री में भी और हमारे हरियाणा की हिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं। फिरोज शाह जो तुगलक है इसने किसका निर्माण कराया? बहुत सारे शहर बसाए थे और बहुत सारी नहरें बनवाई थी। तो इसने बहुत सारे शहर और नहरें बनवाई, तो इस वजह से इसको शाह ए शहर और शाह ए नहर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शाह ए शहर और शाह ए नहर। तो इस प्रकार से इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसने टोटल 1200 शहर बसाए थे। कितने शहर? 1200। उसमें से हमारे एक फतेहाबाद और एक क्या है? हिसार भी है।
तो इस प्रकार फतेहाबाद और हिसार भी इसी में काउंट हो जाता है। तो 1200 शहर और 1200 नहर इसने बनवाई थी। तो नहरें बनवाने का और शहर बसाने का जो काम है वो किसके समय में हुआ ज़्यादा? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहली बार हमारे हरियाणा में क्या बनवाई? पश्चिमी यमुना नहर बनवाई थी। कब क्या बनवाई थी? पश्चिमी यमुना नहर। यूपी वाले को तो हमने नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हम हरियाणा में जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया? पश्चिमी यमुना नहर जो है किसके समय में बनी? फिरोज शाह तुगलक के समय में ये बनवाई गई थी। तब ये इतनी मतलब बहुत बड़ी नहर के रूप में काम नहीं करती थी जैसे कि आज हम इसे बहुत बड़ी स्तर पर देखते हैं, क्योंकि इससे हमारे हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में क्या होती है? सिंचाई होती है। नहर का निर्माण कराया था पश्चिमी यमुना नहर का 1335 के आसपास। इस नहर का निर्माण सबसे पहली बार करवाया गया था। 1700 के आसपास इसमें पानी जो आना है वो बंद हो गया, यानी कि ये जो नहर है वो सूख गई, इसमें पानी की जो मात्रा है वो बंद हो गई थी 1700 के आसपास। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो जीर्णोद्धार है यानी कि इसको रिनोवेट कराया, अकबर के समय भी इसको रिनोवेट कराया गया था और शाहजहां के समय में भी क्या कराया गया? इसको रिनोवेट कराया गया था। यानी कि अब आप देखिए, अगर कोई चीज बहुत साल पहले बनी है उसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी, उसको ठीक भी कराना पड़ेगा। तो जो ठीक कराने का काम है वो अकबर और शाहजहां के समय में हुआ था। पर ये बनवाई किसके समय में गई थी? फिरोज शाह तुगलक के समय 1335 के आसपास, और 1700 में इसमें पानी आना बंद हो गया। फिर इसके बाद जो अकबर और शाहजहां है उनके समय में भी इस नहर का जो रिनोवेशन है वो कराया गया। फिर इसके बाद अंग्रेजों का समय जो हमारे हरियाणा में देखने को मिला, इंडिया में देखने को मिला, तो अंग्रेज जो थे 1817 के आसपास की बात है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस नहर पर ध्यान दिया और 1817 में इसकी खुदाई शुरू कराई गई। क्या कराई गई? इसकी खुदाई 1817 के आसपास कराई गई। और इस नहर को निर्माण जो है, इस नहर के निर्माण का जो कार्य है वो एक अंग्रेज इंजीनियर था, यानी कि उस समय में तो इंग्लिश ही लोग होते थे हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज लोगों का बोलबाला ज्यादा था और उनके पास क्या थी? मतलब टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास में थी। तो इसका जो काम है एक अंग्रेज इंजीनियर को दिया गया था, उसका नाम था G.R. ब्लेन। क्या नाम था इसका? G.R. ब्लेन। तो ये किसका नाम है? इस इंजीनियर का नाम है। और इसको बनाने का जो काम है वो दिया गया था द बंगाल इंजीनियर ग्रुप्स। क्या नाम था इसका? द बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप। तो इसको बनाने का काम किसे दिया गया? द बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप को इसका काम दिया गया और 1817 के आसपास इसको बनाने का जो काम है वो शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब खुदाई का काम शुरू हुआ था और ऐसा माना जाता है कि 3 साल में इसकी जो खुदाई है वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में इस पर बैराज बनाया गया जिसे आज हम हथनी कुंड के नाम से जानते हैं। परंतु जब ये बैराज बनाया गया था तब इसका नाम हथनी कुंड नहीं था। ये जब बनाया गया तब इसका नाम क्या था? ताजेवाला। आज हम इसे किसके नाम से जानते हैं? हथनी कुंड के नाम से हम इसे जानते हैं। पर जब ये बनाया गया था तब इसका नाम ताजेवाला था। और इसको बनाने का जो काम है 1832 से 1837 के बीच में हुआ। कब से कब तक हुआ? 1832 से 1837 के बीच में इसको बनाने का काम पूरा हुआ था। और इसके बाद 1875 से 1876 के बीच में इसी नदी पर, यानी कि सोम नदी, इसी की सहायक नदी है सोम नदी, उस पर एक बैराज बनाया गया जिसका नाम रखा गया पथराला बैराज। क्या नाम रखा गया था? यहाँ लिख दे, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है, फिर यहाँ लिख दूंगी। एक तो ये नया बोर्ड है, इससे इरेज मतलब इसको साफ करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया गया था? यहाँ एक बैराज बनाया गया बाद में 1875 से 76 के बीच में। और इस बैराज का नाम क्या था? पथराला बैराज। क्या नाम था इसका? पथराला बैराज इसका नाम था। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया? सोम नदी पर। कौन सी नदी पर बना था? सोम नदी पर। और 1879 में पश्चिमी यमुना नहर का जो पूरा काम है वो बनकर तैयार हो गई। यानी कि 1879 में अगर आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कौन सी सन में बनी थी, तो आप कौन सा टिक करते हैं? 1879। पर इसके लिए जो काम है वो लगातार चलते रहे। जिस प्रकार ये बननी कब शुरू हुई थी? 1817 में अंग्रेजों के समय में बननी शुरू हुई। और ये काम किसे दिया गया? G.N. ब्लेन को ये काम दिया गया था, ब्लेन को। और उसके बाद में फिर इस पर 1832 से 1837 के बीच में
ताजेवाला बैराज बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर सोम नदी पर पथराला बैराज बनाया गया। फिर 1875 से 76 में पथराला बैराज बना। 1879 में ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है उसको बनने का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कब कंप्लीट हुई? जाकर 1879 में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप किसे टिक करते हैं? 1879 को ही आप टिक करके आते हैं। ये जो बैराज था, यहाँ पर जो ताजेवाला बैराज है उसको रिप्लेस करके हथनी कुंड बैराज जो है उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? 1999 के आसपास की बात है, यानी कि इससे पहले यहाँ पर कौन सा बैराज काम कर रहा था? ताजेवाला। क्योंकि 1875 के आसपास ये कंप्लीट, 1879 के आसपास जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये बनकर कंप्लीट हुई थी। टोटल जो इसका काम है 1879 में पूरा हुआ था। तब से लेकर अब तक ये वाला बैराज था, एक तो ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया था और यहाँ पर क्या होता रहता है, खनन वगैरह का काम जो है वो बहुत ज्यादा चलता रहता था। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी पानी था ना, जैसे पानी यहाँ पर लोग क्या करते, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया उन्होंने यमुना नदी में, इतना पॉल्यूट कर दिया कि उसमें गाद, मिट्टी, रेत, इस प्रकार के जितने भी कण थे वो सभी यहाँ पर क्या हो गए, स्टोर होना शुरू हो गई। और इससे बाहर जाने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, यानी कि पानी और कहाँ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी और ये गाद सब इकट्ठा होने लगा। ठीक है, तो इसके इकट्ठा होने के बाद इसको टूटने का जो डर है वो बढ़ गया और इतना ज्यादा पुराना भी हो गया था तो और ये टूट भी गया। ठीक है, तथा बाद में क्या हुआ, ये जो बैराज है ये टूट ही गया था। इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या लेकर आए, फिर बाद में हथनी कुंड बैराज लेकर आए, क्योंकि ये जो बैराज है काम में नहीं रहा। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो इसका कुछ हिस्सा आपको हमारे हरियाणा में दिखाई देगा और यहाँ पर बीच में बहुत सारा गैप है और उसके बाद में इस प्रकार ये सीमा साझा तो करता ही है, यमुना नदी जो है वो सीमा साझा करती है हमारे। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आप, यहाँ पर ये यमुना नदी है और यहाँ पर ये बैराज है। ठीक है, यहाँ ये कौन सा है, ताजेवाला बैराज है और यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है और यहाँ पर यूपी में फिर ये आधा पार्ट इसका यहाँ है और बीच का जो हिस्सा है वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अभी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा देखने को आपको मिलेगा अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो आधा हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है और बीच में क्या है, बिल्कुल स्पेस है, क्योंकि बीच से तो ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है और इसका आधा हिस्सा आपको यूपी में दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो था एक झूला लगा हुआ था, इस झूले से भी लोग क्या करते थे, आया जाया करते थे, परंतु आज ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और यहाँ पर क्या था, मतलब ये पूरा का पूरा इस तरीके से बैराज था जिस पर से लोग आते जाते थे, लेकिन आज तो ये खत्म हो गया है। आज जो आने जाने का काम है इसी से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या बना दिया, हथनी कुंड बैराज बना दिया गया। यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमने क्या बना दिया है, हथनी कुंड। तो हथनी कुंड क्यों बनाया गया, इसकी रिप्लेसमेंट क्यों की गई, क्योंकि जो ताजेवाला बैराज था वो टूट गया था, क्योंकि यहाँ पर जो रेत, गाद, मिट्टी नीचे इकट्ठी होती गई यमुना नदी पर यहाँ नीचे की तरफ और ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा यूपी में रह गया और कुछ हिस्सा कहाँ पर रह गया, हमारे हरियाणा में रह गया, पर अब ये यूज में नहीं लिया जाता। अब जो भी जिसे भी यूपी में जाना होता है तो कहाँ से जाते हैं, हथनी कुंड बैराज से होकर जाते हैं, या और भी एरिया में उन्हें जाना होता है तो हथनी कुंड बैराज का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो हथनी कुंड बैराज है ये कैसे इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसके अब हमारे लिए क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्या महत्व रखता है और ये कब बनना शुरू हुआ था। तो 19 बैराज है, इसका नाम हथनी कुंड ही क्यों रखा गया। ठीक है, पहले इसकी जगह कौन सा बैराज था, ताजेवाला। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी रिप्लेसमेंट किससे की गई है, ताजेवाला से की गई है, यानी कि ताजेवाला की जगह पर अब कौन सा बैराज आ गया है, हथनी कुंड बैराज है। हथनी कुंड बैराज जो है ये कुंड की आकृति का है, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, कुंड के जैसी है। तो कुंड के जैसी शेप होने के कारण ही इसका नाम कैसा रख दिया गया, हथनी कुंड। और ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है, हथनी कुंड क्या रखा गया इसका नाम। और चारों तरफ से इसके क्या लगती हैं, शिवालिक रेंज, तो आपको पता ही है ऊपर की तरफ क्या है, शिवालिक रेंज है और हिमाचल प्रदेश के साथ में ये क्या करता है, सीमा को साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगने की वजह से और यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक पहाड़ियां हैं, क्या है, यहाँ इसके आसपास पहाड़ियां हैं। अब आप सभी को पता है अगर पहाड़ी इलाका है तो आपको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी होती होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश के एरिया के पास क्या होती है, यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, मतलब मॉनसून के सीजन में भी और वैसे भी यहाँ बारिश का जो स्तर है वो ज्यादा ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, बारिश जो है वो लगातार देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो पानी है वो
यमुनानगर के साथ इस तरीके से हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। और यहाँ पर क्या है, हमारे यमुना नदी है। क्या है यहाँ, यमुना नदी। और यहीं पर क्या बनाया गया है, हथनी कुंड बैराज है। क्या है यहाँ पर, हथीनी कुंड बैराज। तो जो हथीनी कुंड बैराज है ये क्या करता है, इस पानी को स्टोर करता है और जो बाढ़ वगैरह का खतरा है वो भी इससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी कि अगर बारिश आ रही है और बहुत ज्यादा बारिश की मात्रा है तो ये हथीनी कुंड बैराज क्या करता है, उसमें पानी को स्टोर करने का काम करता है और बाद में क्या किया जाता है, इसका पानी अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं। अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जो आपका बैराज है और जो आपका डैम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जिस प्रकार डैम होते हैं, डैम का यूज तो सिर्फ किस लिए किया जाता है, ये पानी को सिर्फ स्टोर करता है। क्या करता है, पानी को स्टोर करने का काम जो है वो क्या कौन करता है, डैम करता है। ठीक है, पर जो बैराज होता है वो डैम से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होता है। और ये किस लिए बनाया जाता है, इसमें क्या होते हैं, गेट वगैरह लगे होते हैं। क्या होते हैं, इसमें गेट भी लगे होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन गेटों के थ्रू हम पानी को डाइवर्ट करते हैं। और समय समय पर क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब इन गेट को खोला भी जाता है और पानी को क्या किया जाता है, डाइवर्ट। तो डाइवर्ट करने का काम कौन करेंगे, बैराज करेंगे। जब भी ऐसा लगता है कि हथीनी कुंड बैराज जो है इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है तो क्या करते हैं, इसमें लगभग 10 गेट लगे हुए। कितने हैं हथीनी कुंड बैराज में, 10 गेट्स हैं। कितने गेट हैं, 10। अगर इसमें पानी की मात्रा जो बहुत अधिक हो जाती है तब इन गेट को खोला जाता है और पानी को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, डाइवर्ट। और इस पानी से बिजली वगैरह, सिंचाई और ये सब कामों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डैम और बैराज में ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि क्यों, कब बनाया गया। इसको बनाने का काम जो है 1993 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ, काम है वो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था, 1996 में हथीनी कुंड बैराज जो है इसको बनाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ, 1999 में जाकर ये पूरा हुआ। ठीक है, हथनी कुंड बैराज जो है वो कब पूरा हुआ है आपका, 1999 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको बनने में टोटल कितने साल का समय लगा, 3 साल का समय इसमें लगा। टोटल कितना समय लगा है, 3 साल का। जब 1999 में ये बनकर तैयार हुआ तब इसका किसी ने उद्घाटन भी किया होगा, है ना। अगर हमारे यहाँ कोई नई चीज बनती है तो उसका उद्घाटन भी किया जाता है ना। तो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके थे चौधरी बंसीलाल जी। किसके द्वारा किया गया, चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जब हथीनी कुंड बैराज बना था तब हरियाणा में किसकी सरकार थी, तो चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा में सरकार थी। और इन्हीं के द्वारा हथीनी कुंड बैराज की क्या रखी गई, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब बनना शुरू हुआ था ये, 1993 में। और कंप्लीट कब हुआ ये बनकर, 1996 में बनना शुरू हुआ था और 1999 में इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको बनने में लगभग 3 साल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ताजे वाला है ये कब बना था, 1873 के आसपास ये बना था। और इसकी रिप्लेसमेंट हथीनी कुंड से इसीलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पर जो पानी की मात्रा कम, यहाँ पर गाद, मिट्टी और ये सब इकट्ठा होने लगा था, अवसादों की मात्रा बढ़ गई थी। ठीक है, खनन का प्रयोग जो है वो ज्यादा होने लग गया था। तो इस वजह से ये टूट गया और टूटने की वजह से हमने क्या किया, इसकी जगह हथनी कुंड बना दिया। और हथीनी कुंड जो है, अब इससे क्या होता है, अब जो पश्चिमी यमुना नहर, जो पहले यहाँ से नहरों का पानी का बंटवारा किया जाता था, लेकिन अब जो नहरों का बंटवारा है वो कहाँ से होता है, हथीनी कुंड बैराज से ही इन नहरों में जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो हथीनी कुंड बैराज है ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब लोग क्या करते हैं, यहाँ घूमने आते हैं शिवालिक रेंज के आसपास, तो ये लगता ही है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी हैं। जिस प्रकार आपने सुना भी होगा, यहाँ कौन सा मंदिर है, कलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है यहाँ, कलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव का मंदिर है। ऐसे महादेव की प्रतिमा भी लगी हुई है। इस प्रकार से एक गोल सा पेड़ है और पेड़ के पास ही यहाँ महादेव की प्रतिमा लगी है। ठीक है, और इसके पास आगे चलकर क्या है, शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है। और यहीं पर इसी के आसपास ही जिस प्रकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कलेसर नेशनल पार्क भी है, इसी के आसपास ही लगते हैं ये सभी। तो कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास होने की वजह से भी ये क्या है, पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है आपका, कलेश्वर महादेव मंदिर ही है। और यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, और यहाँ ये टोटल 360,
हथीनी कुंड बैराज जो है ये टोटल 360 मीटर लंबा है। मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 360 मीटर। तो 360 मीटर क्या है, इसकी लेंथ है। और पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर स्थल भी ये माना जाता है, क्योंकि शिवालिक रेंज के साथ में लगता है। और हिमाचल प्रदेश भी इसी के साथ में है। आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस वजह से कई बार यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत अधिक पानी स्टोर हो जाता है और इसके टूटने का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। जैसे आपने बारिश के मौसम में सुना भी होगा कि कुंड है, इसका पानी जल स्तर बढ़ गया है, अब इसके टूटने का खतरा, उफान जो नदी है उफान पर है, इसके टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो इस प्रकार की न्यूज जो है वो आप देखते भी होंगे जब बारिश का मौसम होता है। तो हथनी कुंड बैराज जो है ये मतलब आप न्यूज में भी रहता है, परंतु हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम इसकी देखरेख में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ इसकी जो देखरेख है वो किसके द्वारा की जाती है, हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर। कौन है, कंवरपाल गुर्जर। तो इनके द्वारा ये क्या करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। तो पर्यटन विभाग के अंडर ये आता है। ठीक है, आई होप आपको जो हथीनी कुंड बैराज है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहीं से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, और यही क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। इसमें 10 गेट लगे हुए हैं, 360 मीटर लंबा ये बैराज है। 1996 में इसका बनने का काम जो है वो शुरू हुआ था और 1999 तक ये बनकर पूरा तैयार हो गया। पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है ये। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक घूमने भी आते हैं, देखने आते हैं बैराज को। ठीक है, तो ये जो हथीनी कुंड बैराज के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। बाखड़ा नहर के बारे में, जो आपकी बाखड़ा नहर है ये कहाँ से निकाली गई है, जिस प्रकार हमारा ये हरियाणा है, हरियाणा किसके साथ में, यहाँ पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है। आपको पता है इस तरीके से हमारे यहाँ पंजाब लगता है, तो पंजाब के साथ में क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। और इस पर यहाँ से क्या है, सतलुज नदी आ रही है। क्या है, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो हमारे हरियाणा में मतलब पंजाब में बहती है। वैसे तो आपको पता ही होगा पंजाब में सतलुज नदी कहाँ बहती है, पंजाब में। तो यहाँ पर बाखड़ा नहर जो है, यहाँ पर नांगल नाम का एक डैम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नांगल डैम। किस पर, सतलुज नदी पर। और ये नांगल जो डैम है यहीं से होती हुई जो हमारी बाखड़ा नहर है यहीं से निकाली गई है और यहाँ से ये फतेहाबाद में क्या करती है, एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद के टोहाना से इसकी हरियाणा में एंट्री है। कहाँ पर एंट्री है इसकी, टोहाना में। ठीक है, तो इस प्रकार जो बाखड़ा नहर है ये मतलब हमारे हरियाणा के इस प्रकार से यहाँ के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती है। सिंचाई का जो काम है वो कहाँ किया जाता है, बाखड़ा। तो बाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है, सतलुज नदी से निकाली गई है। और कौन सा डैम बनाया गया इस सतलुज नदी पर, नांगल डैम। कौन सा डैम है यहाँ, नांगल डैम। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया, बाखड़ा नांगल डैम, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, बाखड़ा नांगल डैम के नाम से भी जानते हैं। बाखड़ा नांगल जो डैम है उसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। इसको बनाने के पीछे किसने काम किया था, सर चौधरी छोटू राम जो जी थे, उन्हें क्या कहा जाता है, बाखड़ा डैम का जन्मदाता। क्या कहा जाता है उनको, बाखड़ा डैम का जन्मदाता। तो आपसे पूछा जाए आपके हरियाणा में मतलब बाखड़ा डैम जो है, बाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है, तो कौन है बाखड़ा डैम के जन्मदाता आपके, सर छोटू राम। ये चौधरी छोटू राम, क्या है, चौधरी छोटू राम जी। इसके बाद जो बाखड़ा डैम है इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। बाखड़ा नांगल डैम मतलब बाखड़ा डैम जो हमारे हरियाणा में जो बाखड़ा डैम है उसका जो इतिहास है वो क्या रहा था। इसके जो जन्मदाता है वो सर छोटू राम को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले जो ये डैम बनाने का आइडिया था वो किसके दिमाग में आया था, इसको बनाने का आइडिया 1908 में सर लुई डेन के दिमाग में आया। किसके दिमाग में आया था, सर लुई डेन। जो सर लुई डेन है ये ब्रिटिशर थे और ये क्या थे, सिविल इंजीनियर थे। क्या थे ये, सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, तो एक बार ये क्या कर रहे थे, इस प्रकार से नदी को पार करते हुए नाव में जा रहे थे, तब इन्होंने बैठे बैठे कल्पना की किसे बनाने की, बाखड़ा डैम बनाने की। परंतु हम इसको बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, सर छोटू राम को, क्योंकि हमारे जो छोटू राम जी है उन्होंने इसको बनाने के पीछे बहुत अधिक मेहनत की और इन्होंने क्या किया, जो एग्रीमेंट है वो करा लिया था। सबसे पहले इसको बनाने का जो काम है सर छोटू राम जी जो थे उन्होंने किससे एग्रीमेंट किया था, यमुना नगर के एक राजा थे जिसका नाम क्या था,
इनका चंद, इनसे क्या किया, इनसे बहुत निवेदन किया, परंतु ये जो जमीन थी इसके लिए क्या बनाना, इसके लिए हमें जमीन की भी जरूर, अगर इसे बनाना है, अगर कहीं पर डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए जमीन की जरूरत भी पड़ेगी, है ना। तो जमीन जो थी वो राजा आनंद चंद जी जो थे वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। सर छोटू राम ने उनसे बहुत अधिक रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट करने पर ये मान गए और इसके लिए जो काम था, मतलब इन्होंने क्या क्या 1937 में इसके लिए लड़ना शुरू किया था, किसके लिए, जो डैम है उसके लिए जो काम है 1937 में शुरू कर दिया था। 1923 से लेकर 1945 तक, कब से कब तक, 1923 से 1945 तक ये क्या रहे थे, सर छोटू राम जी जो थे ये एमएलसी रहे थे, क्या रहे थे, एमएलसी और एमएलए रहे, ठीक है। उस समय में भी जो प्रांतीय सरकारें बनती थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे ये, ठीक है। तो उसी प्रकार एमएलसी और एमएलए रहे थे 1923 से 1945 के बीच में, और 1937 में ही इन्होंने क्या किया, इस डैम के लिए काम करना शुरू कर दिया, और 1945 में इन्होंने इस डैम के ऊपर क्या करा लिया, एग्रीमेंट कराया, क्या कराया, इसके लिए एग्रीमेंट कराया। तो इसके ऊपर जब राजी हुए कौन, राजा आनंद चंद, तो राजा आनंद चंद ने इसके ऊपर कब सिग्नेचर किए, इस एग्रीमेंट पर कब सिग्नेचर किए थे, 1945 में। परंतु जो इसमें पानी है, तो भाखड़ा डैम का जो काम है वो शुरू हो गया, परंतु पानी तब नहीं आया था, 1954 में इसमें पानी आया, कब आया, 1954 में भाखड़ा डैम में पानी आया था, ठीक है। तो इसको जो कंप्लीट इसको कराने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, सर छोटू राम को दिया जाता है। इसके बाद में तो सर छोटू राम की डेथ ही हो गई थी, और इसमें जो पानी इनकी डेथ के बाद में आया, ठीक है। तो सर छोटू राम को क्या कहा जाता है, भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने इसके लिए बहुत अधिक काम किया था। आज भाखड़ा डैम जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने का काम, सिंचाई का काम, इससे नहर निकाल कर क्या किया जाता है, सिंचाइयाँ की जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये किस पर बनाया गया है, ये सतलुज नदी से, सतलुज नदी पर नांगल डैम बनाकर हमारे यहाँ क्या बनाई गई है, भाखड़ा नहर बनाई गई है, और ये क्या है, भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो भाखड़ा नहर है वो कहाँ से निकाली गई है, सतलुज नदी पर नांगल डैम बनाकर ये निकाली गई है। ये भाखड़ा नहर जो है ये बाद में हरियाणा में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक शाखा आपकी चली जाती है कैथल की तरफ और दूसरी शाखा हिसार की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ से एंट्री करती है, इस तरीके से आपके यहाँ फतेहाबाद से एंट्री कर रही थी, ठीक है। एक शाखा इस तरफ से मुड़ जाएगी और एक शाखा इधर की तरफ मुड़ जाती है। जो शाखा इधर की तरफ मुड़ती है उसे क्या नाम दिया गया है, नरवाणा शाखा। क्या है ये ऊपर वाली, क्या है, नरवाणा शाखा है। और जो नीचे की तरफ इस तरीके से हिसार में एंट्री कर जाती है, इसको किस नाम से जानते हैं, बरवाला लिंक। क्या है ये, बरवाला लिंक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो भाखड़ा नहर है इसकी 2 शाखाएं बट जाती हैं, एक को नरवाणा शाखा कहा जाता है और दूसरी को बरवाला शाखा। नरवाणा शाखा से कैथल और जींद के जो एरिया हैं वहां पर सिंचाई की जाती है, और फिर एक आता है बरवाला शाखा। बरवाला शाखा जो आपकी हिसार की तरफ मुड़ जाती है, तो इससे कहाँ सिंचाई होगी, इस प्रकार यहाँ फतेहाबाद और यहाँ हिसार। तो यहाँ के एरिया में किससे जो सिंचाई है वो की जाती है, बरवाला लिंक से। पर ये दोनों शाखाएं किसकी हैं, भाखड़ा नहर की। किसकी शाखाएं हैं, भाखड़ा नहर की, जो आपके हरियाणा में कहाँ से प्रवेश कर रही है, टोहाना से। कहाँ से प्रवेश कर रही है, टोहाना से, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है जवाहरलाल नेहरू नहर। क्या नाम है इसका, JN नेहरू, ठीक है। तो ये भी कहाँ से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसकी जो सिंचाई है वो कहाँ की जाती है, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में इससे सिंचाई की जाती है। कौन सी नहर से, जवाहरलाल नेहरू नहर से, और ये भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है। इसके बाद मैंने लिखा है भिवानी नहर। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भाखड़ा नहर की ही एक शाखा है, मतलब भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है। और ये मतलब भिवानी का जो एरिया है वहाँ पर ही सिंचाई की जाती है। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ है तो उसी एरिया में इससे सिंचाई होती है। इस नहर का जो नाम है इसे किस नाम से जानते हैं हम, VN चक्रवर्ती। किस नाम से जानते हैं, VN चक्रवर्ती नहर के नाम से हम इसे जानते हैं, क्योंकि VN चक्रवर्ती जो थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये हमारे हरियाणा के लगभग 9 साल तक क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। तो सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने के कारण हमने इनके नाम पर क्या बना दी, भिवानी नहर बना दी, ठीक है। तो भिवानी नहर को हम किस नाम से जानते हैं, VN चक्रवर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले भाखड़ा नहर की 2 शाखाएं हैं, एक इस तरफ चली जाती है और एक नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। फतेहाबाद से होकर ये यहाँ नरवाना की तरफ, मतलब कैथल की तरफ, और एक हिसार की तरफ आ जाती है। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू नहर।
जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा नहर से निकाली गई है और ये बाद में महेंद्रगढ़ के एरिया में सिंचाई होती है इससे। भिवानी नहर की जो शाखा ये भिवानी में ही देखने को मिलेगी। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? हमारे हरियाणा के जो पहले राज्यपाल राज्यपाल रहे थे वीएन चक्रवर्ती जी, 9 साल तक लगभग रहे, उनकी याद में ही हमने इसका नाम क्या रखा है? वीएन चक्रवर्ती नहर या भिवानी नहर के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद हमारी जो और थोड़ी बहुत जो नहरें रह गई हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे सतलुज यमुना लिंक के बारे में, जो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिस्प्यूट भी रहा है। परंतु अभी हमारी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नहरें रह गई हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जूही नहर, जूही नहर जो है ये कहाँ से निकाली गई है? भिवानी में। मतलब कहाँ पर है ये नहर? भिवानी में है। और ये किसके लिए बनाई गई थी? सिंचाई परियोजना को ध्यान में रखते हुए इन नहरों का निर्माण किया गया था, ताकि इनसे क्या हो जाए? सिंचाई हो सके, ठीक है, और पानी की कमी को खेतों में पूरा किया जा सके। इसके बाद ये कितने किलोमीटर लंबी है? 170 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद है लोहारू। लोहारू नहर जो है इससे भी जो सिंचाई है वो भिवानी के ही एरिया में की जाती है। इसका एक और नाम है जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के रूप में भी जानते हैं। तो लोहारू नहर को हम किसके रूप में जानते हैं? इंदिरा गांधी नहर। और ये कौन से जिले में सिंचाई करती है? भिवानी जिले में। तो भिवानी जिले में एक भिवानी नहर है, एक लोहारू और एक आपके जूही नहर। ये परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके बाद है गुड़गांवा नहर। गुड़गांवा नहर आपकी बिल्कुल अलग हो जाती है। ये तो भिवानी के इलाके की थी, परंतु जो गुड़गांवा नहर है ये आपके यमुना नदी जो है उस पर ओखला नामक स्थान से निकाली गई है और यहाँ पर बांध बनाकर इसको निकाला गया है। ओखला डैम कह लीजिए। ओखला एक जगह है जो दिल्ली में है पड़ी। कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ से इस नहर को निकाला गया और इस पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। कौन सी नहर पर? गुड़गांवा नहर पर, ठीक है। तो ये कहाँ सिंचाई करते हैं? हमारे हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद में इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद लिखा है दादूपुर नलवी नहर। जो दादूपुर नलवी नहर है, इस नहर को जो बनाने का जो सबसे पहली बार प्रस्ताव था वो 1985 में लाया गया था, परंतु बाद में जब कांग्रेस का समय आया 2005 में, तब इसको क्या मिली थी? बनाने के लिए मंजूरी मिली थी और इसमें थोड़ा बहुत काम देखने को मिला था। परंतु इस नहर का जो 2016 है, 2016 आते आते 2005 से लेकर 2016 आते आते इसमें जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, पर जो जमीनें वगैरह हैं वो खाली करा ली गई थी। और 2016 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ये मुआवजा है, जो किसानों की जो जगह खाली कराई गई थी, जिन्होंने अपने जो खाली एरिया है, जो खेत वगैरह आते थे बीच में, वो दे दिए थे, तो उसके लिए मुआवजा देने के लिए जो सरकार है उसने बात की थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि इनको क्या दे दिया जाए? मुआवजा दे दिया जाए। और 2017 में इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आज जो दादूपुर नलवी नहर है वो बंद है, मतलब इसमें जो पानी वगैरह है ये का काम नहीं है, ठीक है। तो दादूपुर नलवी नहर वैसे पढ़ लेते हैं हम। ये यमुना नगर के दादूपुर फीडर जो होते हैं वहां से लेकर अंबाला के नलवी फीडर तक ये शुरू होनी थी और यहाँ तक, मतलब यमुना नगर के दादूपुर फीडर से लेकर अंबाला के नलवी फीडर तक जानी थी। तभी इसका नाम क्या रखा गया? दादूपुर नलवी नहर। और ये कितने किलोमीटर की थी? 363 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। कब बनने की परियोजना इसके लिए लाई गई थी? 1985 में। 2005 में कांग्रेस के समय में इसको पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई थी। 2016 में हाई कोर्ट ने मुआवजा देने की बात कही और 2017 में बीजेपी की सरकार के समय में इसको बंद कर दिया गया। इसके माध्यम से कहाँ सिंचाई होनी थी? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला। तो ये 3 जिले इसके लिए मेन थे। कौन से? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला। तो इसका नाम क्या था? दादूपुर नलवी नहर, ठीक है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जूही नहर कहाँ है? भिवानी में है। सिंचाई परियोजना के लिए बनाई गई थी, 170 किलोमीटर लंबी। लोहारू नहर है, इंदिरा गांधी नहर, सिंचाई के लिए ही बनाई गई थी, भिवानी में है, ठीक है। गुड़गांवा नहर, इससे फरीदाबाद और कहाँ पर सिंचाई होती है? आपके गुड़गांव में, ठीक है। और ओखला नामक स्थान से बांध बनाकर निकाली गई है। इसके बाद दादूपुर नलवी नहर के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला में सिंचाई के लिए 363 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है वो रह गया सतलुज यमुना लिंक। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसी के बारे में मैं यहाँ पर पूरा आपको डिटेल से बता देती हूँ। किसके बारे में? सतलुज यमुना लिंक के बारे में। मैंने एक ऐसे डायग्राम सा बनाया है, तो ये आपको मतलब रिवर को समझाने के लिए बनाया कि आखिर जो सतलुज यमुना विवाद है वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे यहाँ पर पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से ही पंजाब को पंजाब कहा जाता है। तो ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? SRJCB, यानी कि सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब और व्यास।
तो ये पांचों नदियां जो हैं ये हमारे कहाँ से निकलती हैं, हमारे इंडिया में इनका ओरिजिन है, और ये बाद में जाकर कहाँ पर मिल जाती हैं, ये पाकिस्तान में चली जाती हैं। यहाँ पर इसका ओरिजिन तो देखने को आपको कहाँ मिल रहा है, हमारे इंडिया में है। कहाँ है इसका ओरिजिन, इंडिया में, ठीक है। और ये पांचों नदियां एकदम ऐसे पैरेलल बह रही हैं, और यहाँ पर कौन सी नदी है इसी के पैरेलल में, इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु नदी है। तो इस प्रकार से पहले झेलम है, फिर चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये पांचों नदियां आपस में बह चली जाती हैं। ज्यादा हिस्सा इनका कहाँ पर चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो बहुत अधिक पानी की मात्रा जो थी वो कहाँ जाने लगी, मतलब पाकिस्तान में जाती थी, और हम जो इंडिया के लोग हैं इसका पानी जो है वो कम यूज कर पाते थे। तो इस प्रकार से व्यास सिर्फ एक ऐसी नदी है इसमें से जो सीधी सिंधु नदी में नहीं मिलती है। ये किस में मिलती है, पहले सतलुज में मिलने के बाद सतलुज किस में जाती है, सिंधु नदी में जाती है। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। परंतु व्यास नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सतलुज की, और सतलुज किस में गिरती है, सिंधु में, ठीक है। तो ये सभी नदियां सिंधु में, पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंडिया का। अगर इंडिया से ओरिजिन है तो हमारा भी उसके ऊपर उतना ही अधिकार है, मतलब जितना वाटर ट्रीटी। फिर इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसे क्या नाम दिया गया, सिंधु जल समझौता। क्या नाम दिया गया था, सिंधु जल समझौता। तो इस समझौते के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय में कहा गया कि जो इंडिया है 3 रिवर्स का पानी जो है वो ज्यादा इंडिया प्रयोग करेगा, और 3 रिवर्स का पानी जो है वो कौन प्रयोग करेगा, पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो इसके लिए 3 नदी थी CJI। तो ये CJI कौन सी थी, चेनाब, झेलम और इंडस। तो कौन सी नदियां थी, CJI। तो इसमें कौन सी थी, चेनाब, झेलम और इंडस है, ठीक है। चेनाब है, झेलम है, और कौन सी, ये 3 नदियां। इन 3 नदियों का पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान 80% पानी इसका यूज कर लेगा। और हम कौन सी नदियों का पानी यूज करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर सतलुज, व्यास, रावी। हमें ये लास्ट की 3 नदियां इंडिया में ज्यादा यूज में लाई जाएंगी, और ऊपर की जो 3 नदियां थी वो कहाँ पर यूज में लाई जाएंगी, ये तीनों नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान ज्यादा प्रयोग करेगा। परंतु फिर भी क्या होता है कि जो ये नदियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इन नदियों का पानी जो है, सतलुज नदी जो है, इस नदी का जो पानी है अभी भी क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है वो पाकिस्तान में ऐसे कैसे ही चला जाता है। इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयोग किए कि जो सतलुज नदी है इसका पानी जो है वो ज्यादा पाकिस्तान में ना जाए। तो इसके लिए इसके ऊपर डैम बनाए गए। अभी मैंने आपको बताया था इसके ऊपर बाखड़ा डैम बनाया गया, बाखड़ा नांगल डैम है। और यहीं से क्या निकाली गई है, इंदिरा गांधी कैनाल। क्या निकाली गई है, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, जो लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान है। तो ये कहाँ से निकाली गई है, सतलुज नदी से ही निकाली गई है, ताकि जो पानी है वो कहाँ ना जा सके, पाकिस्तान में ना जा सके, और ये हमारे इंडिया में ही प्रयोग में लाया जा सके, ताकि हमें जो कृषि वगैरह है इसमें पानी की कमी ना हो। परंतु जो हरियाणा है, अब हरियाणा क्या है, फिर भी जो सतलुज नदी है ना, सतलुज नदी का फिर भी बहुत सारा पानी ऐसा है जो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। हम अभी भी इसका पानी जो है पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो हरियाणा है, हरियाणा क्या चाहता है कि जो सतलुज नदी है, इस तरीके से सतलुज नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, पंजाब के साथ हमारी सीमा बनती है, यहाँ हरियाणा है। तो हरियाणा और यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश, और यहीं से नदियों का ओरिजिन होता है। तो ऐसा कहा जाता है, यहाँ बना देती हूँ मैं, इस तरीके से क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है ऊपर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर हमारा हरियाणा, और यहाँ क्या है, पंजाब। पंजाब से यहाँ से ही कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये पांचों नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश से इनका ओरिजिन है। तो सतलुज नदी को यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ ना ले जाकर इसको यमुना नदी के साथ में जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ सतलुज नदी है और यहाँ कौन से, यमुना। तो इन दोनों को आपस में इस पानी को इस प्रकार से हरियाणा में डाइवर्ट कर दिया जाए। परंतु जो पंजाब है उसका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर 2029 तक क्या हो जाएगा, जो पानी का ग्राउंड लेवल है वो बहुत अधिक कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ पर पानी की क्या होगी, कमी होगी। परंतु उन्हें अभी ये कमी इसलिए नहीं दिखाई दे रही। फिर भी ये जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, ये कहाँ जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तब ये पानी की जो कमी है ये नहीं दिखाई देती। लेकिन जब इनको ये पानी जो है ये यहाँ पर जोड़कर, यमुना नदी के साथ में जोड़कर सतलुज का पानी जो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए हरियाणा में, इस चीज के लिए नहीं क्या है, आपत्ति है, ठीक है। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत बार कहा भी है, परंतु इनकी बात को नहीं माना गया है। और हरियाणा ने क्या किया है, इसके लिए क्या किया, हरियाणा ने यहाँ पर बहुत सारी जमीन भी खाली करा ली अपने हरियाणा की,
और यहाँ पर क्या किया, अपनी जो 91 किलोमीटर की जो नहर थी वो यहाँ पर बनवा दी गई है हरियाणा के द्वारा, परंतु पंजाब जो है, पंजाब के द्वारा अभी भी इसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में क्या है, विवाद है। पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलुज यमुना लिंक को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। तो अब हम इसके बारे में भी कंप्लीट पढ़ लेते हैं। जो सतलुज यमुना लिंक है वो आखिर क्या है, कितने किलोमीटर की ये नदी है, नहर है, कितने किलोमीटर की परियोजना है, इसके लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है, तो इस सब के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है हरियाणा और पंजाब के बीच में जो डिस्प्यूट है, किसको लेकर, सतलुज और यमुना लिंक को लेकर जो डिस्प्यूट है, इसके लिए जो नहर बनानी है कितने किलोमीटर की है, टोटल इसकी लेंथ 214 किलोमीटर की है। ठीक है, तो हरियाणा में ये लेंथ कितनी है, 91 किलोमीटर की है। हरियाणा ने तो अपना जो काम है 91 किलोमीटर की जो नहर है वो बना दी है, लेकिन जो पंजाब है, पंजाब के द्वारा इसका काम जो है वो पूरा नहीं किया गया है। तो पंजाब में ये 121 किलोमीटर की है। ठीक है, परंतु पंजाब ने क्या किया, 3000 एकड़ प्लस की जो जमीन थी वो इनके किसानों को वापस दे दी। ठीक है, पहले यहाँ पर जमीन इनके द्वारा ली गई थी, परंतु कांग्रेस के टाइम में ये कंप्लीट होने जा रहा था, परंतु फिर से इसको मना कर दिया गया। तो जो किसान थे उनको इसकी ज़मीन पंजाब सरकार ने वापस दे दिया, लेकिन हरियाणा ने क्या किया है, अपनी जो नहर है वो बना रखी है, परंतु जो पंजाब है वो इसको पानी देने के लिए तैयार नहीं है, अपना काम जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही पड़ी है। ठीक है, तो पंजाब ये क्यों बंद पड़ी है, यानी कि इसका जो काम है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो पंजाब है वो हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो मुद्दा था वो ये था, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। अब मैं बताती हूँ, जो वाटर मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो जल का प्रबंधन होता है, उसका जो टॉपिक है वो किस में जाता है आपका, वो होता है आपका राज्य सूची का विषय। किस में जाता है वाटर मैनेजमेंट, राज्य सूची में। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है। परंतु जो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, मान लो दो स्टेट के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर विवाद है, तो वो कहाँ पर जाएगा, केंद्र सरकार में। ठीक है, इसी प्रकार अब हरियाणा और पंजाब के बीच में जो डिस्प्यूट है, तो दो राज्यों के बीच के डिस्प्यूट को कौन सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए हाँ भर दी कि आप क्या कीजिए, जो हरियाणा है उसको पानी दे दीजिए, परंतु जो पंजाब है वो उसने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना है। तो इस प्रकार जो राज्यों के बीच में जो विवाद है वो किसका टॉपिक है, केंद्र सूची का। परंतु वाटर जो प्रबंधन होता है, पानी को जो मैनेज करना होता है, वो किसका काम होता है, वो राज्य सूची के टॉपिक में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लासेस में मैं कल की क्लास जो होगी वो हमारी रहेगी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स वाइज, जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है उन सब के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।